हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अक्टूबर है और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो कोटेशन को देखते हैं। आज का कोटेशन भी करेज के ऊपर ही है। करेज इज़ नोइंग व्हाट नॉट टू फियर। प्लेटो का ये कोटेशन आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है कि ये कोटेशन ही पूछ लिया जाए, तो बहुत ही क्लियर रहना है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, फियर एक तरीके का इमोशन है, राइट। लव एक तरीके का इमोशन है। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि करेज का क्या इम्पोर्टेंस होता है, करेज किस तरीके से होना चाहिए, कितने लेवल में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं सिविल सर्वेंट के लिए। तो आज के डिस्कशन में क्या पॉइंट है वो देखते हैं। हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो एनपीए इशू पर है, बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, और दूसरा मालाबार जो एक्साइज है उसको लेकर के फिर से चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग मालाबार सिग्नल की ही बात करने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो आर्टिकल है, एज यू नो कि मालाबार एक्साइजेज कौन कौन से देश के बीच में होता है, क्या डू यू रिमेंबर दैट? तो मालाबार एक्साइज जो है वो पहले सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच में हुआ करता था, बट अभी कुछ दिनों पहले जापान ने इसको ज्वाइन किया है। तो अब ये मालाबार एक्साइज जो है वो जापान, इंडिया और यूएस के बीच में होता है। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है ऑस्ट्रेलिया को इसमें इनवाइट किया जाना। तो ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्साइज में इनवाइट करने का प्लान जो है वो अभी कुछ दिनों पुराना है। और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि अगर आप क्वाड के ग्रुप को देखते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, उसमें भी ये 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अब मालाबार एक्साइज में, जो मालाबार नवल एक्साइज है, वहाँ पर भी इन ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जाना इंडिया के द्वारा, ये या फिर ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव को शो करता है क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसको लेकर के। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। और आपको अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है या आप समझ पा रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना के डोमिनेंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये जो 4 देश हैं ये आपस में ऑलरेडी एक ग्रुपिंग में है, और अगर नवल एक्साइजेज में भी ये चारों देश आ जाते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक और पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ये हो सकती है। सो द नवल एक्साइज विच इज शेड्यूल टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ इन बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। और इसमें जो डायमेंशन है क्वाड का वो दिखने लगा है, बिकॉज अगर इसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया होंगे तो इसका मतलब है क्वाड की जो ग्रुपिंग है वही एग्जैक्टली मालाबार नवल एक्साइजेज में भी आ गई है। एंड ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्साइज को ज्वाइन करना चाहता है। इसके पीछे का मेन रीज़न जो है वो ये है कि दिल्लीज हेजिटेशन वॉज द कंसर्न दैट इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इनटू द क्वाड माइट ऑफेंड चाइनाज रैदर फ्रेजाइल पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। तो अभी इससे पहले की जब बात थी तब तो ऑस्ट्रेलिया को इस पूरे ग्रुप में लाना एक थोड़ा सा हेजिटेशन करता था पैदा, क्योंकि ऐसा लगता था कि चाइना को इस ऑब्वियसली जो इंडो यूएस एक कोऑपरेशन है उससे भी प्रॉब्लम है। और अगर क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा तो फिर वो भी चाइना को कहीं ना कहीं ऐसा एंटी माइंडसेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी अगर आज का समय देखें तो यहाँ पे जो एक कैलकुलेशन बन चुका है इंडिया चाइना के बीच में वो सभी के सामने है। और इस कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि वो अपना जो लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे और आपके स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग करे। जो कंट्रीज़ हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, उनका कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इंडिया के साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से भी यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना एक जो मस्कुलर यूनिलैटरलिज्म की बात करता है, लाइक चाइना एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह इमर्ज हो रहा है, राइट। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को उसको काउंटर करने के लिए जो इनका चाहे रीजनल इंटीग्रिटी की बात कर लें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने मैक्सिमम राइट्स को देखने के लिए, उनको बचाने के लिए एक कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। और अभी जो लद्दाख में अग्रेशन है वो सभी के सामने ही है। तो क्वाड का एक तरीके से ये मिलिट्री कोलिशन दिखाई दे सकता है इस मालाबार नवल एक्साइजेस में। एंड द लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया नवल शिप ज्वाइन मालाबार वाज बैक इन 2007।
2007 में भी ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया था, इस ग्रुपिंग को, मालाबार ग्रुपिंग को, और अब फिर से ये इमर्ज हो रहा है। बाकी मालाबार के बारे में जो बेसिक मैंने आपको शुरू में बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएस नेवी के साथ इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। ओके, उसके बाद इसको जापान ने ज्वाइन किया था। एंड द 5 नेशन एक्सरसाइज वॉज प्रोबेबली मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द जियो पॉलिटिकल. So, but the multilateral exercises in the Bay of Bengal produced vehement the protest from China, which dubbed in the is an ASEAN NATO. तो चाइना ने क्या कहा है इस पूरे ग्रुपिंग को? एशियान नाटो बताया। जिस तरीके से नाटो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में एक सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ही अगर यहाँ पे यूएस का डोमिनेंस तरीके से बढ़ता है और इंडिया का पार्टिसिपेशन रहता है इसमें, तो ये एशियान नाटो कहा है चाइना ने इस पूरी ग्रुपिंग को। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक फैक्टर है जो अभी न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग सबका अलग अलग मानना है इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर के। हालांकि इसको मल्टीलेटरल करने की बात ऑलरेडी मल्टीलेटरल किया जा चुका है जापान के आने के बाद, ये बायलेटरल से मल्टीलेटरल हो गया है। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री इंगेजमेंट इसको कहा जा सकता है। तो नाउ इट्स द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग द क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री इंगेजमेंट। तो जहाँ एक तरफ क्वाड ग्रुप का उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन को प्रॉस्पेरस और उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, वहीं दूसरी तरफ अब ये कह सकते हैं कि एक मिलिट्री इंगेजमेंट भी अब इन सारे देशों का आपस में हो जाएगा। एंड द नेवल साइज इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग द मिलिट्री इक्वेशन इन हिमालयन थिएटर। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नवल एक्सरसाइजेज है इसको हम अभी जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है चाइना के साथ लद्दाख में, उससे नहीं जोड़ सकते हैं। दिल्ली हैज़ नो इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग इट्स स्क्वाड पार्टनर्स इनटू द इंडियाज़ टेरिटोरियल बैटल अगेंस्ट बीजिंग। जाहिर तौर पर भारत वैसे भी कभी नहीं चाहता कि जो दूसरे देश हैं वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर या जो इनका बायलैटरल डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर वो चाइना के साथ हो, उसमें कोई भी और देश बीच में आए, चाहे वो मीडिएशन या किसी भी चीज़ के लिए, तो जाहिर तौर पर इस ग्रुपिंग का इन्वॉल्वमेंट इंडिया नहीं चाहेगा अपने यहाँ के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिजॉल्व करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में। एंड इट्स अबाउट द एक्सपेंडिंग इंडियाज़ बायलैटरल सिक्योरिटी टाइज। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे एक तरीके से इंडिया का जो बायलैटरल टाइज है सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से वो बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन और अच्छा हो पाएगा। मिलिट्री क्वाड इज़ अबव ऑल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलिशन। ठीक है, तो यही पूरा ओवरऑल था कि चाइना जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, यूनिलेटरल आगे बढ़ रहा है या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, इंडियन ओशन में हो, तो उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। उसको बैलेंस करने के लिए स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। लेन ड्राइविंग एंड कोड, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे मनीष अग्रवाल जी ने पूरा जो लोन सिस्टम है भारत में वो किस तरीके से है और अभी जो कोर्ट्स के ऑर्डर रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं, वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर इसको इसके अगेंस्ट में जा रहा है। मतलब जो डिपॉजिटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स में के हक में बात की जा रही है या उनके विरुद्ध बात की जा रही है। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पे शो किया आर्टिकल में। इंडिया में ओवरऑल जो डिपॉजिट उन्होंने बताया है कि 144 लाख करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट होते हैं एंड आर 110 लाख करोड़ इन बैंक लोन्स पॉसिबल। और इतने डिपॉजिट के बाद 110 लाख करोड़ का लोन जो है वो दिया जाता है। द कॉमन मैन इज़ मोर लाइकली अ डिपॉजिटर। अब देखिए, आप अगर बहुत ही सिंपल टर्म में सोचें, एकदम लेमन टर्म में सोचें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिपॉजिटर होते हैं रादर देन अ बोरोअर। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता है वो बैंक में जाके जमा करते हैं। लोन हर किसी को नहीं मिल पाता है। बैंक हैव 210 करोड़ डिपॉजिट्स अकाउंट्स बट ओनली 27 करोड़ लोन अकाउंट। देखिए कितना फ़र्क है। 210 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट है, लेकिन अगर हम लोन अकाउंट की बात करते हैं तो वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ लोन अकाउंट है। इसका मतलब है कि डिपॉजिट करने वालों की संख्या ज़्यादा है और लोन लेने वालों की संख्या बहुत कम है। अब अभी हाल ही में कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने ऑर्डर किया इंटरेस्ट वेवर का, यानी कि जो इंटरेस्ट लगता है, कोई व्यक्ति जब लोन लेता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको माफ़ कर दिया जाए। ओके, दूसरा ये फैसला लिया गया कि जो बैड लोन का रिकॉग्निशन है वो अभी ना किया जाए, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। क्यों?
बिकॉज ऑफ कोविड ये जो लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन के समय में काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। जो एमएसएमईज़ हैं या जो स्मॉल सेक्टर कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़, उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए अगर अभी बैड लोन रिकॉग्नाइज़ किया गया तो भारी संख्या में लोग जो कंपनीज़ हैं वो, या फिर ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, भारी संख्या में बैड लोन्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को हर्ट करेगा इनडायरेक्टली, और उसको देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया कि ये दोनों काम, यानी कि एक तो इंटरेस्ट को माफ़ करना है, दूसरा जो बैड लोन का रिकॉग्निशन है उसको कुछ दिनों तक बैन कर दिया गया है। अब आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये कॉमन मैन को हर्ट कर रहा है। किस तरीके से कॉमन मैन को हर्ट कर रहा है? हैज़ नथिंग टू विद इकोनॉमिक जस्टिस। एक जो इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो टोटलिटेरियन प्रिंसिपल है, ये यहाँ पे हैम्पर हो रहा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के हित को देखा जा रहा है। जो बोरोवर हैं उनके हित को देखा गया, उनके हित को देख करके इंटरेस्ट को माफ़ करने को कहा गया और बैड लोन्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं करने को कहा गया। लेकिन वो बड़ी संख्या में लोग जो कि डिपॉजिटर हैं, उनके हित का ध्यान नहीं रखा गया, उनके हैप्पीनेस का ध्यान नहीं रखा गया। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जैसे बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप जो पैसा वहाँ पे जमा करते हैं और जो पैसा वहाँ उस बैंक के द्वारा आगे लेंड किया जाता है, उसमें एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। सो बैंक को के ऊपर बहुत सारे बर्डन होते हैं, लाइक जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको भी इंटरेस्ट पे करना होता है, चार्ज हाई इंटरेस्ट टू द बोरोवर and use this net interest margin to meet expenses, write off the bad loans and generate profit for the shareholders, but it complex because of the bad behavior। तो ये एक जो इक्वेशन है बैंकिंग सिस्टम का, अगर उस इक्वेशन में बिहेवियर सही नहीं रहेगा, यानी कोई अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा। मान लीजिए अगर देखिए, जो बैंक लोन देती है वो बैंक के लिए एसेट होता है, ठीक है, इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। एसेट जब परफॉर्म ना कर रहा हो, आपने लोन दिया, वो आपका एसेट था, और अगर वो लोन वापस नहीं आया, उसका इंटरेस्ट वापस नहीं आया, पैसा नहीं मिला बैंक को, तो बैंक का जो एसेट है वो चला जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली पैसा किसका होता है? डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। तो अल्टीमेटली बात कहाँ पहुँच जाती है? डिपॉजिटर्स के ऊपर। और डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? बहुत ही कॉमन मैन होते हैं जो कि डिपॉजिटर्स होते हैं। ये बैड लोन्स को भी और बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं जो बोरोवर्स होते हैं उनको भी मोटिवेट करता है फिर कि वो पैसा वापस ना करें। एंड स्पेशल बिकॉज अनलाइक इंडस्ट्रियल फर्म, लिक्विडिटी क्राइसिस इज़ द प्रैक्टिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ सॉल्वेंट क्राइसिस। सो प्रोटेक्टिंग बैंक डिपॉजिटर्स। तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? तो उसके लिए इंश्योरिंग रीजनेबल एक्सपेंसेस, रीजनेबल एक्सपेंस को इंश्योर करिए। उसके बाद लोन्स जो हैं वो इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट किए जाएं, ध्यान दीजिएगा, तभी डिपॉजिटर्स का अपना पैसा वापस आ पाएगा। जब लोन जो दिया गया वो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। इंश्योरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द फाइटिंग पॉलिटिकल टेम्पटेशन टू गिफ्ट रैप स्पेंडिंग एंड एज लेंडिंग। तो ये जो इक्वेशंस है, जब ये होंगे तब जाकर के आप उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ टूल्स का भी जिक्र किया है इन्होंने। टूल्स में से प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड सब्जेक्टिव जजमेंट ऑन लीडरशिप, ग्रोथ रेट एंड गवर्नेंस। तो ये ऐसे टूल्स हैं जिसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इन टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव जजमेंट आए, इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव जजमेंट आ रहा है अभी कोर्ट के द्वारा या लीडरशिप के ऊपर, तो उसको बहुत सब्जेक्टिव करना होगा। ग्रोथ रेट और गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस करना होगा। सेंट्रल बैंक ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया, लेकिन कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर? कोर्ट ने बोरोवर्स को चूज़ किया ओवर द डिपॉजिटर्स। कोर्ट कंस्टेंटली चूज़ बोरोवर ओवर द डिपॉजिटर। कैसे? क्योंकि उन्होंने ये तभी अपना फैसला इस तरीके से सुनाया। कोर्ट वार्नड RBI pursuing a loan defaulter to not twist arms so hard that they break। एंड अभी कोविड की वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है? पास्ट बैंकिंग सिन ऑफ द सस्पेंडेड बैंकरप्सी टू मेक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हार्डर व्हेन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज के समय में जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस था, तो यही एक यहाँ पे कमी महसूस हो रही है कि आज बैंकरप्सी ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत कम है।
इंडियन इंटरप्राइजेज वेरी स्मॉल और मैनी, इसका बहुत सारा कारण है। जो इंटरप्राइजेज होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट नहीं होता, आसानी से लोगों को लोन नहीं मिल पाते। बिहार में सिर्फ 12% लोग लोन क्रेडिट लेते हैं। जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत ही एम्बैरसिंग है। 1% MSMEs में लेंडिंग किया जाता है। ₹20 लाख करोड़ नीड टू राइज टू 100%। तो जहाँ पर 100% क्रेडिट की ज़रूरत है वहाँ पर बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। डिस्पाइट लोअर इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डिसिप्लिन, इन्फ्लेशन कम होता है, फिजिकल डिसिप्लिन भी होता है। मोस्ट बोरोवर डोंट गेट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट बिकॉज आवर बैंकिंग सिस्टम हैज़ हाई बैड लोन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बैड लोन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट ग्लोबली इनको अच्छा नहीं मिल पाता है। और द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, but availability will not rise and cost will not fall till our banking system has। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ वो तब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जनरेट नहीं होगा, यहाँ का रेगुलेशन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, यानी अच्छा रेगुलेशन हो, लॉन्ग टर्म चलने वाला रेगुलेशन हो। क्योंकि आज हम एक नई रूल ला रहे हैं फिर हम अगले दिन कुछ और नया रूल लेके चले आते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इफेक्टिव सुपरविजन एंड नॉन फिजिकल सस्टेनेबिलिटी भी मैटर करती है। वेविंग इंटरेस्ट ड्यूज और बैनिंग बैड लोन रिकॉग्निशन इज इकोनॉमिकली इग्नोरेंट बिकॉज मोर देन 20% ऑफ इंडियन आर डिपॉजिटर्स वाइल लेस देन 2% आर बोरोवर। तो ज़्यादा संख्या में कौन से लोग हैं? डिपॉजिटर्स हैं, कम संख्या में बोरोवर्स हैं। सो एनुअलाइज इफेक्टिव रेट इज एडजस्टेड फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अब बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे 2 करोड़ तक का लोन लेते हैं, बहुत ही कम लोन यहाँ पर लिया जाता है लोगों के द्वारा। सो फंडिंग सिस्टम जो है उसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल फंडिंग की बात करें तो उससे जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट को अगर एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्किलिंग एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाए तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगा रैदर दैन जो ये बैड लोन्स क्रिएट होते हैं इतने ज़्यादा, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए एंड रिसोर्स का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट मनी फॉर बैड लोन्स, राइट ऑफ्स और इंटरेस्ट पेमेंट इज़ डिसफंक्शनल। द ₹2 लाख करोड़ फ्रेश इक्विटी इन द लास्ट 2 ईयर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम देख सकते हैं। The first 12 defaulter forced to IBC by RBI had nationalized bank loan and equal to 4 times the central government allocation to health care। तो जो यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर में एलोकेट हो सकता था पैसा, उसका 4 गुना पैसा जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। और सर ये एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अभी तक बैड लोन्स की वजह से कितना नुकसान हुआ है कंट्री का, यहाँ के जो डिपॉजिटर्स हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। देयर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज नॉट अ लैक ऑफ एम्बिशन। इफ़ फिजिकल डेफिसिट कुड मेक कंट्री रिच, नो कंट्री वुड बी पुअर, है ना। तो यहाँ पे ये जो एक बैलेंस है फंडामेंटल राइट का उसको बनाने की ज़रूरत है। जुडिशरी को भी ये ध्यान रखना होगा कि जो जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, समाज, बाजार और सरकार के बीच में बैलेंस क्रिएट करना होगा। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की है कि वो समाज, बाजार और सरकार, बहुत अच्छा लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, कि इसके बीच में बैलेंस क्रिएट किया जाए और ये जो NPA है इसको कम किया जाए। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स जो इन्होंने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे से जो उन्होंने बताया, कई सारे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं आर्टिकल में। मॉडर्न स्टेट में का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम वेलफेयर की बात करते हैं, दैट बैंक्स आर लॉसी व्हीकल फॉर द कॉमन मैन दिवाली गिफ्ट। गांधी जी के अगर हम उद्देश्य देखें तो गांधी जी ने क्या कहा था कि आप जब भी कोई स्टेप लेते हैं तो आप एक बार जो पुअरेस्ट पीपल है सोसाइटी का जो पुअर पीपल हैं बिल्कुल उनका चेहरा याद कीजिए और सोचिए कि आपका ये जो कदम है ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। और यही उद्देश्य आज हर किसी का होना चाहिए, चाहे जुडिशरी कोई फैसला सुनाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कोई कानून को बनाती है, लेके आती है, तो उसमें भी उनको गांधी जी के इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। तब जा कर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स हैं या जो कॉमन मैन हैं उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अ लोन इंटरेस्ट वेवर एंड बैड लोन रिकॉग्निशन बैन फेल्स दिस टेस्ट।
है ना। तो आप अगर ये जो टेस्ट गांधी जी ने बताया था, ये जो लोन वेबर है, लोन का इंटरेस्ट वेबर और बैड लोन को बैन करना है अभी रिकॉग्नाइज करने से, ये इस टेस्ट को फेल करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तो जो सिर्फ ऊपर तबके के लोग हैं उनका तो फ़ायदा है, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो पुअरेस्ट पीपल है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली उनका पैसा ही, अगर वो थोड़ा पैसा भी जाके जमा करते हैं तो डिपॉजिटर्स वही होते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के साथ। आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सो विल स्टार्ट टुमारो अगेन। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।